पब्लिक मोड में हुआ है। चलो तो हाँ, सो लेक्चर 2 सॉलिड स्टेट्स, सॉलिड स्टेट्स लेक्चर 2। तो आज हमने एफसीसी का शायद नियरेस्ट नेबर कर लिया था। एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी नहीं की थी हमने, है ना? शायद पैकिंग एफिशिएंसी बच गया था, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी कैसे होगा? देखो एफसीसी में कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स हैं, और वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये ऐसा, अपॉन टोटल वॉल्यूम इज ए क्यूब, और ए क्या आ रहा था? ए आ रहा था 2√2r। तो यहां पे लिखोगे 2√2r का होल क्यूब, और अब आप जब इसको इनटू 100 करोगे परसेंटेज के लिए, तो ये अप्रोक्सीमेटली 74% आता है। ठीक है, तो ये आपको मैं बता दूं, दिस इज हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी दैट वी कैन अटेन फॉर अ 3D लैटिस। 3D लैटिस के लिए इससे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी नहीं पॉसिबल आती है, तो इसलिए दिस इज, यू कैन से, हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी फॉर 3D लैटिस। और इसलिए जो एफसीसीज होते हैं, इनके स्ट्रक्चर को हम क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर भी बोलेंगे। आगे चल के और अच्छे से समझ आएगा, इनको क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर भी बोलेंगे। सो दिस वाज एफसीसी। नाउ आज हम पूरी पैकिंग खत्म करेंगे, ठीक है? अच्छे से पैकिंग खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे आज पूरा पैकिंग खत्म कर दें। बहुत अच्छे से देखना, अच्छा होगा ये भी लेक्चर। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड की। तो बॉडी सेंटर्ड की भी फटाफट से डिटेलिंग कर लेते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड तो सर आसान है, क्या होगा? पार्टिकल्स, पार्टिकल्स देखो कॉर्नर्स में तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर्स के साथ साथ एक पार्टिकल बॉडी के बीच में होगा, एक पार्टिकल बॉडी के बीच में होगा। तो सबसे पहली चीज, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर देखा जाए तो ये तो सभी बच्चों के लिए बहुत इजी हो गया होगा। कॉर्नर्स वाले 8 इंटू 1/8, और देखो एक बॉडी के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में तो प्लस क्या हो गया? +1। तो ये तुम्हारा सीधे सीधे आप बोलोगे 2 पार्टिकल है, सीधे सीधे 2 पार्टिकल है। तो आप थोड़ा इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं, ऑल्दो इसका विजुअलाइजेशन कंपैरेटिवली इजी है। आप इस तरह से एटम्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। क्यूबिकल और स्फेरिकल सोचिएगा थोड़ा 3D में, ठीक है? ये विजुअलाइजेशन आसान है, जहां मुश्किल होंगे वहां पे मैं खुद ही बताऊंगा मुश्किल है। और देखो इस चैप्टर में ना थोड़ा सा एक्सेप्टेंस जरूरी है, एक्सेप्टेंस जरूरी है। आप ना चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट करने की माइंडसेट से मत देखिएगा, जो बता रहे हैं आप मान लीजिएगा कि हाँ ये सही है, ठीक है? फिर उस तरह से इमेजिन करने की कोशिश करिएगा, तो आपको जल्दी समझ आएगा। कोई चीज गलत तो पढ़ाएंगे नहीं कॉन्सेप्चुअली, है ना? तो आप उसको मान लीजिएगा और उसी एंगल में सोचने की कोशिश करिएगा, तभी आपको थोड़ा सा ठीक से समझ आएगा। अब देखो बेटा, अब देखो, अब यहां पे हम अगर ए और आर के बीच में रिलेशन निकालें तो भी समझ में आ रहा है ना? रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, क्या रिलेशन है सर? अब आप देखो ये पीले वाले पार्टिकल को देखो, इधर है, ये बीच में बॉडी के, ये बॉडी के बीच में, और ये वाले पार्टिकल को देखो। क्या बताओ मुझे, क्या ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, क्या ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे? टच कर रहे होंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं कर रहे होंगे, है ना? ये टच नहीं कर रहे होंगे। आप ना, अच्छा ये सामने वाले को मत देखो, थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, ये पीछे वाले को देखो, ये पीछे वाले को,
ये पीछे वाले को देखो आप, ये पीछे वाले पार्टिकल, ये बीच वाले पार्टिकल और ये सामने वाले पार्टिकल, तीनों को ज्वाइन करोगे तो बॉडी डायगोनल दिख गया सभी को, ये बॉडी डायगोनल दिख गया, ये दिस इज बॉडी डायगोनल। आप अपने रूम से सोच सकते हो, आप अपने रूम को क्यूब की तरह सोचिए, और ये बॉडी डायगोनल दिख गया, ठीक है। लेट मी नेम इट एज, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ए बी इज द बॉडी डायगोनल, ए बी इज क्लियरली बॉडी डायगोनल, and body diagonal of a cube you must know it is √3a, and at the same time क्योंकि ये तीनों तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, ये वाला ये वाला ये वाला, ये तीनों तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सो दिस इज इक्वल टू 4r, दिख गया 4r, एक r, ये 2r और ये एक r, दिस इज 4r, so the relation is actually a is equals to 4r by √3. This is quite an important relation, although very simple, but quite an important relation. Often you get questions asked on this, especially in JEE Mains, they ask direct questions. Okay, तो ये हमने relation बताया, ये number of particle बताया, और पैकिंग अभी देखेंगे। पैकिंग अभी मैं सबका रोक के रख रहा हूं, अभी सिर्फ आपको थोड़ा यूनिट सेल के बारे में बता रहा हूं, फिर बहुत प्यार से पैकिंग देखेंगे हम आज। चलिए, तो ये हुआ। अब आता है भाई कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझ आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर, यस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सर इधर 8 आ रहा है सर, इमेजिन भी हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत इजीली इमेजिन हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि देखो आपको मैंने जब कॉम्प्लिकेटेड लगे चीजें तब मैंने बोला है कि आप साइड वाले पार्टिकल को इमेजिन करो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अच्छे से सोचोगे तो साइड वाला पार्टिकल क्या है, बीच वाला पार्टिकल क्या है, सभी तो सेम ही पार्टिकल होते हैं ना, सभी पार्टिकल सेम है। आप जिसको चाहो आप अपने हिसाब से यूनिट सेल बनाओ, किसी ने मान लो ऐसा यूनिट सेल बनाया, किसी ने मान लो ऐसा यूनिट सेल बनाया, और किसी ने कुछ, देखो पार्टिकल तो यहां भी होगा फिर यहां भी होगा, सिर्फ पार्टिकल सोचो आप, देखो सिर्फ पार्टिकल सोचो, वो तो यूनिट सेल हम अपने हिसाब से बना रहे ना, ये तो कुछ इस तरह से हम बना रहे यूनिट सेल, ये तो हम बना रहे। मान लो किसी ने यूनिट सेल ऐसे बनाया, तो ये इस तरह से, तो जिसको आप अभी सेंटर में सोच रहे हो वो कॉर्नर में आ गया, ठीक है। तो बात यही है कि एक्चुअली वहां यूनिट सेल नहीं है, वहां सिर्फ पार्टिकल्स है, हम यूनिट सेल को अपने हिसाब से इधर उधर करके बना सकते हैं, बट हाँ वो रिपीटिशन पे फाइनल लैटिस देना चाहिए। तो यहां तो आप सीधे इस बीच वाले पार्टिकल को ही देख लो, अगर आप इसी पार्टिकल को देखो तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अलावा और इसको कोई नहीं टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो तो सीधे सीधे 8 है। और जो हम कल एक छोटा सा मैथमेटिकल तरीका देख रहे थे, तो हम इसको इमेजिन कर रहे थे और हम बोल रहे थे ये कितने दूरी पर है, कौन है इसका सबसे नियरेस्ट नेबर, तो हम कहेंगे यही है, यही है ना, यही है। क्या डिस्टेंस पर है, √3a/2। आप देखिए ये a से छोटा है, स्टिल ये a से छोटा है, ये 0.8 के आसपास आ रहा है, ये 0.8a, और ये वाला जो है ये a है। तो डोंट कंफ्यूज विद दिस ना कि ये नियरेस्ट नेबर है, नियरेस्ट नेबर यही है, तो ये एक ही है। अलोंग बॉडी डायगोनल है तो 1, और इंटू 8 है तो देखो यहां से भी 8 आ रहा है, ठीक है। तो सेकेंड नियरेस्ट नेबर भी देख लेते हैं। सेकेंड नियरेस्ट नेबर अगर देखा जाए तो ये वाला है, और ये वाले कितने होते हैं, सिंपल में भी देखा था ना हमने, 6 होते हैं ना, सभी को क्लियर है, 6 होते हैं, यस। ये इधर वाला एक रहेगा, ये तो इमेजिन भी हो जा रहा है, फॉर्मूले से भी देख लेना, सामने वाला एक रहेगा ऐसा, ऊपर वाला एक रहेगा, ठीक है। तो सेकेंड नियरेस्ट नेबर 6 रहेंगे। सो नाउ इट्स क्वाइट इजी, आप ये चीज खुद से देख सकते हो।
देन कम्स द पैकिंग एफिशिएंसी अगेन। तो पैकिंग एफिशिएंसी का नंबर थोड़ा याद रखेंगे, दो पार्टिकल है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, और ए जो है इट इज क्या आया था 4r/√3 का क्यूब इंटू 100, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 68%। नंबर याद रखेंगे थोड़ा ये वाले, ठीक है, ये वाले भी थोड़ा सा याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे, और सिंपल वाले का 52 आया था वो भी याद रखेंगे। तो ये हुआ आपकी बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर। अब अगला टॉपिक, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, सिंपल है ये बात। अब किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल, ठीक है। इस फॉर्मूले पे भी, इस कॉन्सेप्ट पे भी बहुत क्वेश्चन जेईई मेंस में डायरेक्ट आते हैं, तो ये भी इजी पार्ट है। अरे आप डेंसिटी निकालना चाह रहे हो यूनिट सेल की, तो आपको क्या चाहिए, आपको मास चाहिए यूनिट सेल का, यूनिट सेल का मास चाहिए, डिवाइडेड बाय आपको वॉल्यूम चाहिए यूनिट सेल की। तो सपोज करो जो आपका यूनिट सेल है ना, यूनिट सेल है, आप किसी मेटल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो। सपोज करो आप किसी मेटल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक कैल्शियम, आप कैल्शियम की बात कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कैल्शियम की बात कर रहे हो, तो सिर्फ जो कैल्शियम है ना उसका कुछ यूनिट सेल होगा, तो सब में कैल्शियम एटम्स होंगे, सब में कैल्शियम एटम्स होंगे, कैल्शियम एटम्स ऐसे इस तरह से। अब वो जो कैल्शियम जो है, जो भी बनाता हो, बीसीसी बना रहा है या एफसीसी बना रहा है, जो भी बना रहा है, वो याद करना पड़ेगा, लिखवाऊंगा अभी आगे कि वो क्या बनाता है। तो आपको क्या चीज पता है कैल्शियम के बारे में, आपको उसका मोलर मास पता है ना, तो आपको उसका मोलर मास पता है, वो m है। तो एक एटम का मास भी पता है आपको, एक एटम का मास m अपॉन एवोगैड्रो नंबर है, ये एक एटम का मास है। तो आपको क्या देखना है, यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं। तो सपोज करो z एटम्स हैं इन अ यूनिट सेल, z एटम्स हैं इन अ यूनिट सेल। यूनिट सेल में अगर z एटम्स हैं तो जो मास हो जाएगा यूनिट सेल का, यूनिट सेल का जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा z इंटू एम अपॉन एन ए। तो ये मास हो गया, और वॉल्यूम जो है यूनिट सेल की वो तो आपको पता ही है, इट इज ए क्यूब। तो जो डेंसिटी आता है वो आता है z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। क्वाइट अ सिंपल फॉर्मूला, और ये इजी है और ये आपको यूज में भी आएगा काफी। तो जो यूनिट सेल की डेंसिटी है वही लैटिस की डेंसिटी है, इस बात के साथ अग्री करते हो क्या? जो यूनिट सेल की डेंसिटी है वही लैटिस की डेंसिटी, ऐसा होगा, हाँ या ना? यहां होगा ऐसा? यस, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। डेंसिटी तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही है ना, यस, डेंसिटी तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आपने एक यूनिट सेल की डेंसिटी निकाली और उसके बाद बोल दिया कि देखो यार इस लैटिस की भी डेंसिटी यही है, ठीक, ये हमने देख लिया। नाउ कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज क्लोज पैकिंग, ठीक है। नाउ कम्स क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग तो क्लोज पैकिंग देखो क्या करेंगे। अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, हमने भी तीन तरह के आपको यूनिट सेल्स पढ़ाए, स्ट्रक्चर्स पढ़ाए, सिंपल, क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, ठीक है, तीन तरह के हमने देखे। अभी हम देखने जाएंगे कि इनके फॉर्मेशन के लिए किन लेयरों से हमको गुजरना पड़ता है, कि क्या प्रोसीजर है इनको फॉर्म करने का, हाउ दे आर फॉर्म्ड, these 3D structures, how they are formed. We will start with 1D structures.
फॉलोड बाय 2D देन 3D, तब हम 3D पे पहुंचेंगे और हमको समझ में आएगा अच्छा ये कुछ इस तरह से बने हुए हैं। तो क्लोज पैकिंग की बात करूं तो बच्चों को लगता है पढ़ के कि यार ठीक है इससे कोई क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, बट बहुत जरूरी टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग के लिए, और क्वेश्चंस भी बहुत सारे इससे बन सकते हैं। आते कम है क्वेश्चंस, उसके बेसिस पे तैयारी नहीं करना है, ठीक है, कि इससे तो कम आता है, ऐसा नहीं होता है, आपको अच्छे से सब चीज पढ़ना होता है। तो चलो देखो क्लोज पैकिंग, सबसे पहले वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग। अब ये वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग तो काफी इजी है सर, इसमें कुछ भी नहीं है, एक डायमेंशन में जाना है, या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस या तो जेड एक्सिस। देखो सिंपल यूनिट सेल हमने देखा ना अभी, सिंपल यूनिट सेल, तो सिंपल यूनिट सेल को अगर आप देखो तो जब उनके आप पार्टिकल्स को देखो, सिंपल यूनिट सेल के जब आप पार्टिकल्स को देखो तो आप पाओगे कि देखो पार्टिकल कुछ इस तरह से, अब यहां पे एक मैं 1D लाइन खींच रहा हूं, एक मैं 1D लाइन खींच रहा हूं कुछ यूं, ये देखो ये एक 1D लाइन खींचा मैं, एक और मैं 1D लाइन खींच रहा हूं कुछ यूं, कुछ यूं मैं एक और 1D लाइन खींच रहा हूं, ठीक है। ये आपको दो तरह की 1D लाइंस दिखी, दिस इज ऑफ फर्स्ट काइंड एंड दिस इज ऑफ सेकेंड काइंड। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो ये जो फर्स्ट काइंड वाली लाइन है इसमें आपको पार्टिकल का अरेंजमेंट दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अगर मैं बोलूं आपसे कि बताओ बेटा इस फर्स्ट काइंड वाले की पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, तो आप क्या बोलोगे? इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना है तो आप क्या बोलोगे? पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, क्या बोलोगे? यस, ठीक है। क्या परेशानी बेटा, तो आसान है, देखो ना आप खुद ही देखो बेटा, ये तो टच कर रहे हैं ना एक दूसरे को, इस लाइन की पैकिंग फ्रैक्शन, क्या लाइन में कोई खाली 1D में सोचो, 1D में सोचो तो क्या 1 है, 199 कैसे बोल रहे हो बेटा? सीधे पैकिंग फ्रैक्शन बोलूंगा तो 1, या परसेंटेज में बोलो तो 100, वही बात है, ठीक है। क्योंकि आप देखो ये लाइन में कहीं कोई जगह खाली है ही नहीं, आपके पास ये सब तो टचिंग है ना यार, ये तो टचिंग है, अपन ने पढ़ लिया, वो तो मैं छोटा छोटा बना रहा हूं, वो तो टचिंग है, तो ये आपका 1 है। लेकिन क्या ये 1 है, ये वाले की सेकेंड काइंड की 1 है क्या? नहीं है ना, नहीं। तो अब कितनी है तो वो आप अपने से निकाल लेना, बहुत आसानी से, लेंथ लेंथ माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, लेंथ को देखना पड़ेगा कि उतने लेंथ में कितना लेंथ वो है, लेंथ के हिसाब से होगा। एक चीज दिख रही है कि पैकिंग फ्रैक्शन इज लेस देन 1, इट इज लेस देन 1, क्योंकि यहां पे कुछ जगह खाली रहेगा, कुछ जगह बीच में खाली रहेगी, इस लाइन में कुछ लेंथ खाली रहेगी, ठीक है। हाँ, तो ये हुआ 1 डायमेंशन, और कुछ भी नहीं है इसमें, दो तरह से, फर्स्ट काइंड ऐसा, सेकेंड काइंड ऐसा। थोड़ा मैं 2 डायमेंशन में बढ़ता हूं, बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा सॉलिड स्टेट, अगर एकदम सीक्वेंस, ये चैप्टर में सीक्वेंस का खेल है, सीक्वेंस अगर आप सही से फॉलो करते हो तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, समझ भी आएगा। सीक्वेंस अगर गड़बड़ाएगा ना तो ये चैप्टर फिर आपको डुबो डालेगा, और खासकर मैं बोलूं अगर आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ने जाएंगे, कुछ बातें तो अच्छी लिखी गई हैं लेकिन बहुत ऊपर नीचे सीक्वेंस है, बहुत ऊपर नीचे है, उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अब सेकेंड डायमेंशन में देखते हैं, सेकेंड डायमेंशन में देखो, अब 2 डायमेंशन में बात करेंगे बेटा,
ठीक है, तो 2 डायमेंशन में 2 तरह की पैकिंग पॉसिबल है। एक तो मैं देखो इस 1 डायमेंशन, इसी से 1 डायमेंशन से सोचो, इस फर्स्ट काइंड वाले से सोचो, पहले ध्यान से देखना। अभी इस फर्स्ट काइंड वाले से सोचो, फर्स्ट काइंड 1D। अगर आप इस फर्स्ट काइंड 1D को सभी एक के बाद एक बराबर लाइंस में रख देते हो, ऐसा, ठीक है, फिर एग्जैक्टली ऐसा, फिर एग्जैक्टली ऐसा, ये देखो 1D फर्स्ट काइंड वाले को बोल रहा हूं। तो ये आप समझ सकते हो, ये सब टच कर रहे हैं एक दूसरे को लाइक दिस, ठीक है, आप समझ लो, आगे भी ऐसा ही है, यहां भी ऐसा ही है। ये छोटा बड़ा बन रहा है, उससे परेशान होने वाली बात नहीं। ये देखिए, ये कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये हर तरफ से एक्सपेंडेड है ना, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, हर जगह से एक्सपेंडेड है। तो ये फर्स्ट काइंड 1D वाले को उठाया मैंने, और पहला लेयर अगर ए है तो बेटा दूसरा लेयर भी कैसा है सर, ए है, क्योंकि एग्जैक्टली जैसा अलाइनमेंट पहले लेयर का है वैसा ही मैंने दूसरे लेयर को भी अलाइन करके रख डाला है। जैसा अलाइनमेंट पहले लेयर का है सेम वैसे ही मैंने दूसरे लेयर को अलाइन करके रख डाला है। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है। तो आप बहुत इजीली बोल दोगे सर, मैंने इसको पिक किया तो ये 1 2, देखो 1 2 3 4, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 4, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। चारों के सेंटर को जोड़ दिया, चारों के सेंटर को जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, सबसे छोटा रिपीटिंग यूनिट बनी। ये जो रेड वाला है ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट बना, दिस इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। तो दिस इज यूनिट सेल, ये यूनिट सेल बना अपने पास, ये वाला, ये यूनिट सेल। अब ना बच्चों को एक डाउट आता है, और आना भी चाहिए, पहली बार जो पढ़ रहे होते हैं ना तो ये चैप्टर बहुत दिमाग खराब करता है। एक डाउट आता है कि सर आपने ऐसे वाले को यूनिट सेल लिया है, लेकिन यूनिट सेल तो हम उसको भी ले सकते हैं जो पूरी तरह से रिपीट होकर फाइनल लैटिस दे दे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं सर मैं इसको यूनिट सेल लेना चाहता हूं सर, तो ये गलत है क्या सर, ये वाला यूनिट सेल? सर ये भी तो देखो पूरा रिपीट होके कुछ भी नहीं छूटेगा इसमें भी। तो मुझे बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं ये मैंने ये रेड वाला यूनिट सेल ये जो लिखा है और ये ब्लू वाला लिखा है, तो रेड वाला सही यूनिट सेल है या ब्लू वाला, कौन सा लेना ठीक है? रेड वाला। ब्लू वाले में क्या प्रॉब्लम है वेद? चलो देखते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूं बोथ आर सेम यूनिट सेल्स, both are same unit cells with same packing efficiency, with same packing efficiency, दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी सेम है, किसी को भी लो फर्क नहीं पड़ता। चलो देख लेते हैं, एक बार पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। 2D में सोचना है भाई, अभी आसान चल रही है बातें, ठीक है, 2D में सोचना है। तो अगर आप बेटा ये वाले यूनिट सेल को लेते हो, ये वाले को, तो आप इस यूनिट सेल में बताओ नंबर ऑफ एटम्स, जल्दी से बता दो नंबर ऑफ एटम्स। तो सर एक तो अंदर दिख रहा है पूरा, और बाकी ये जो है ये तो सर 90 डिग्री है, तो ये 1/4 आ रहा है सर। देखो ये 1/4 पोर्शन है, तो 1/4 के 4 है ना, 1/4 के 4 हो गए सर। तो ये सर हो गए 2 एटम हो गए, देखो आपके ये 2 एटम हो गए। अच्छा
ठीक है, ये 2 एटम हो गए। तो और ए और आर के बीच में कोई रिलेशन यहाँ पे बैठ रहा है? क्या रिलेशन है जल्दी से बता दो। बहुत बेसिक क्लास 7th 8th की मैथ्स है। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो ए और आर के बीच में क्या रिलेशन बैठ रहा है यहाँ पे? ठीक है, r इज इक्वल्स टू a बाई 2√2। r इज इक्वल्स टू a बाई 2√2, ये बैठ रहा है। ठीक है, ये रिलेशन आपका बैठ गया। अब आप क्या करेंगे? और यू कैन से सिंपली a इज इक्वल्स टू 2√2r, ये रिलेशन बैठ गया। अब आप जब यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसीज की निकालोगे तो आप यहाँ एरिया में बात करोगे, है ना। देखो, आप जब 1D का पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे थे तो आप लेंथ में बात कर रहे थे, लेंथ का वर्ड। यहाँ पे आप बात कर रहे हो एरिया में, और 3D वाले में हमने वॉल्यूम में बात की। बहुत बेसिक बातें। चलो तो बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी निकालते वक्त आप बोलोगे यहाँ पे एटम्स हैं 2, तो 2 की एरिया हो गई πr² अपॉन नीचे हो गया a² और a है 2√2r, तो ये हो जाएगा 2√2r मतलब 8r²। तो ये r² जाएगा और ये बनेगा π/4। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या आ रही है इसकी? π/4 फ्रैक्शंस में। ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेटली ना कुछ 70-70% के आसपास आता है। अगर मैंने ठीक कैलकुलेशन किया है तो 78% के आसपास आता है। ठीक है, और अगर आप इस वाले यूनिट सेल को देखो बेटा, इस वाले को, तो यहां पे क्या नजर आ रहा है? यहां पे क्या नजर आ रहा है कि एटम्स कितने, एटम्स कितने? तो सर एटम्स तो देखो 1/4 के 4 ही दिख रहे हैं, तो एटम तो एक ही है। और अगर पैकिंग एफिशिएंसी देखा जाए तो एक एटम का πr² अपॉन फिर वही बात करेंगे आप। ए और आर के बीच में सीधा a इज इक्वल टू 2r रिलेशन दिख गया। a इज इक्वल टू 2r, तो यहां पे फिर करोगे 2r का स्क्वायर, दैट इज 4r²। तो आप पा रहे हो अगेन पैकिंग एफिशिएंसी टू बी π/4। तो अब सभी बच्चे अग्री करते हैं इसके साथ कि दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी सेम है। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कम है, नंबर ऑफ एटम्स कम है तो स्क्वायर भी छोटा है, स्क्वायर भी छोटा वाला है। तो कोई सा भी लो, कोई इसमें डिबेट नहीं है, दोनों ही ठीक है। जनरली एनसीईआरटी में और इधर उधर मैंने देखा है ज्यादातर लोग इसको लेकर चलते हैं, क्योंकि शायद एनसीईआरटी में ऐसा लिया हुआ है। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, बट साथ में आपको पता होना चाहिए कि वो छोटा वाला भी ठीक है, उसमें भी पैकिंग एफिशिएंसी उतनी ही आ रही है। ठीक है, अब देखें, ये हमने 2D का पहला वाला बनाया, ध्यान से देखते जाना भाई। ये पहला 2D बनाया, इसको हम प्यार से बोलते हैं स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। ऑब्वियस है नाम, नाम है स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज्ड पैक्ड। देखो क्या पूछ रहे हैं, यूनिट सेल हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, तो छोटे वाले को बोलना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। नहीं, इसमें एक्यूरेसी वाली बात नहीं है, एक्यूरेसी वाली बात नहीं है ऐसे, क्योंकि जब बहुत बड़े स्केल में आप देखोगे तो आप उस यूनिट, तो ये दोनों आपको एक समान ही लगेंगे। लेकिन हाँ, जो तुम सोच रहे हो कि एकदम सबसे छोटा से छोटा स्क्वायर मेरे को चूज करना है, हाँ तो उस हिसाब से सोचो तो ये ठीक है। अब इसमें एक्यूरेसी की बात नहीं आएगी, बट हाँ अगर एकदम विथ डेफिनेशन जाओ और आप ऐसा सोचो कि मुझे सबसे छोटा वाला स्क्वायर चूज करना है, तो ये ठीक है। बट
ये भी गलत नहीं, ठीक है। एक्यूरेसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, पैकिंग एफिशिएंसी सेम है तो, ठीक है। हाँ हाँ, डेफिनेशन के हिसाब से ये वाला ठीक लगता है, ठीक है, ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से वो वाला ठीक लगता है। ओके, तो यूनिट सेल्स ना, मैं आपको बताऊं तो 2018 में आप यूनिट सेल ना वो अपने हिसाब से क्वेश्चन में मस्त तरीके से चेंज करके देते हैं। अगर किसी ने बनाया होगा तो उनको अगर याद हो वो क्वेश्चन, शायद 2018 में सॉलिड स्टेट का NaCl क्रिस्टल के यूनिट सेल को पलट के दे दिया था। अगर किसी ने बनाया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। अभी तक का सॉलिड स्टेट का मुझे लगता है सबसे अच्छा क्वेश्चन वही है। ऑल्दो उतना टफ नहीं है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। उसमें क्या किया था उन्होंने, यूनिट सेल को उल्टा करके ही दे दिया था, है ना। जब अपन आयनिक लैटिस पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। तो यूनिट सेल आप समझिए, बहुत सारे यूनिट सेल पॉसिबल हो सकते हैं, आप सभी को देखिए, ठीक है, लेकिन आपको डेफिनेशन के हिसाब से देखना है तो सबसे छोटे वाले को आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ो, स्क्वायर क्लोज पैक्ड इसको बोलते हैं। अब आता हूं मैं, देखो 1D की बात थी। अब अगर इसी फर्स्ट काइंड को मैंने ऐसा रख दिया तब क्या होगा? इसी फर्स्ट काइंड को, इसी फर्स्ट काइंड 1D को अगर मैंने कुछ यूं रख दिया, ये देखो 1D को पहले देखो, 1D का फर्स्ट काइंड ऐसा, और फिर वही 1D के फर्स्ट काइंड को थोड़ा सा मैंने अलग टाइप से रखा है, देखो ऐसे। अगर 1D में देखोगे तो ये फर्स्ट काइंड वाला ही है, 100% पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द लाइन, बट हमने इस बार इसको डिप्रेशंस में रखा है, देखो ऐसे डिप्रेशंस में रखा है, डिप्रेशंस में रखा है, ठीक है। ये देखो, तो अगर पहला लेयर बेटा ए है, आप देखिए तो पहला लेयर अगर आपका ए है तो दूसरा लेयर बी है, तीसरा लेयर फिर ए है और चौथा लेयर फिर बी है। तो इसको हम ए बी टाइप अरेंजमेंट बोलते हैं, ए बी टाइप अरेंजमेंट बोलते हैं। और अगर आप बेटा यहां कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो आप पाएंगे इट इज नथिंग बट 6, क्योंकि बहुत इजीली आप इस एटम को सिलेक्ट करो और फिर ये सभी इसके फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हैं और इनको आप जोड़ दीजिए, तो यू विल गेट अ हेक्सागोनल यूनिट सेल। देखिए आपके पास एक हेक्सागोनल यूनिट सेल तैयार है, दिस इज अ हेक्सागोनल यूनिट सेल। और इसकी भी पैकिंग एफिशिएंसी आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। यू कैन इजीली फाइंड इट्स पैकिंग एफिशिएंसी, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एंड दैट विल बी अराउंड 91%, अराउंड 99%, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी विल बी अराउंड 91%, ठीक है। अच्छा, इसमें ले सकते हो, ले सकते हो वेद, ले सकते हो, चल जाएगा, वो भी चल जाएगा, वो भी चल जाएगा, लेकिन इस तरह से ही डिफाइन करें, लेकिन इसी तरह से डिफाइन करें। आगे के स्ट्रक्चर्स जो 3D वाले हैं ना, वो थोड़े कन्वीनियंट रहेंगे इससे देखेंगे तो, इसलिए इसी तरह से डिफाइन करें। तो पैकिंग एफिशिएंसी 91% आती है, आप देख लीजिएगा। पैकिंग एफिशिएंसी, नंबर ऑफ एटम्स अगर आप बोलोगे तो आपको दिख रहा है ये 1/3 है ऑफ द एटम, तो 1/3 के 6 हो गए, तो बहुत इजीली 6 इंटू 1/3 प्लस आपका बीच वाला एक, तो यस यू हैव 2 + 1 3 एटम्स, और फिर आप पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हो, ए और आर के बीच में रिलेशन निकाल। ये हेक्सागोनल पैकिंग हुई, हेक्सागोनल यूनिट सेल, दिस इज हेक्सागोनल 2D स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल 2D स्ट्रक्चर। इसमें और कुछ बात हाँ अभी आएगी, जब अपन 3D पैकिंग करेंगे
तो इसमें और भी कुछ बातें आएंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। अब देखो, ये दो 2D की पैकिंग हमने देख ली। अब देखो आप सेकंड काइंड 1D को देखो, याद करो सेकंड काइंड 1D जो हमारा था, क्या उसमें स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहे थे? तो नहीं कर रहे थे सर, नहीं कर रहे थे। अब अगर आप उनको इस तरह से रखो, देखो उनको आप कुछ इस तरह से रखो, सेकंड काइंड 1D ऐसे रखो, तो ये भी एक, इसकी कुछ अभी पैकिंग एफिशिएंसी नहीं निकालना है, टाइम पास है, चाहो तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक तरह का 2D स्ट्रक्चर है, ये बहुत जगह नहीं बताया जाता है, लेकिन अगर किसी ने पढ़ा है तो मुझे ये बताए कि इसका यूज करके हम कौन सा लैटिस बनाएंगे, या फिर किसी को अगर पहले से समझ में आ रहा हो तो इस सेकंड काइंड का यूज करके क्या बनाएंगे। पार्थ, तुमने ये पहले पढ़ा था या फिर अभी सोच लिए? तो ये बताओ मुझे। पढ़ा था तो अच्छी बात है, सोच लिया किसने? सोच लिया, अच्छा गुड, वेरी गुड। अगर सोच ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, गुड, ठीक है। हाँ, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे तो देखते हैं क्या बनाएंगे, इससे हम बीसीसी बनाएंगे, देखिएगा। तो अभी बस आप 2D में सोचिए, अभी 3D में नहीं जाना है, अभी जाएंगे 3D में, आराम से जाएंगे। तो सेकेंड काइंड 1D, इसको भी बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैक्ट, क्लोज पैक्ट नहीं, आप ठीक है बोल लो, स्क्वायर क्लोज पैक्ट विथ नॉन टचिंग स्फीयर्स, स्क्वायर पैकिंग विथ नॉन टचिंग स्फीयर्स, ठीक है, नॉन टचिंग स्फीयर्स। तो ये 2D के 3 तरह के अरेंजमेंट देख लो अच्छे से सभी, एक ये वाला अरेंजमेंट 2D का, एक ये वाला अरेंजमेंट और एक ये वाला अरेंजमेंट, 3 अरेंजमेंट्स मैंने बनाए। और अभी इन्हीं तीनों को यूज करके मस्त तरीके से 3 डायमेंशन पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स एंटर इनटू 3 डायमेंशन 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। तो 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में अब हम एंटर कर रहे होंगे। तो जैसे 2D को बनाने में हमने 1D का यूज किया, वैसे 3D को बनाने में 2D का यूज करें, ठीक है। सर एफसीसी में भी तो बीच में स्पेस रह जाता है, नहीं अभी समझ में आएगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस, मैं आऊंगा ना, दिखाऊंगा अभी 3D में तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो देखो 3D के क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सबसे पहले आप देखो फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक, 2D स्क्वायर क्लोज पैक की अगर बात करूं, और उसको अब आपको 3D में सोचना है, 3D में लगाना है। ये वाला दिख रहा है, यही वाला, ये ऐसा, ठीक है। ये देखो, ये AA टाइप वाला था ना, AA टाइप इन 2D था ये, दिस वाज AA टाइप इन 2D। अब बेटा आपको क्या करना है, आपको, आप सोचो, आप इसी लेयर को स्फेरिकल, इसी स्फेरिकल लेयर को आप उठाकर इसके ऊपर रख दो, इसी लेयर को एक ऐसा ही सेम लेयर इमेजिन करो, यहां पे एक सेम लेयर इमेजिन करो, और उस सेम लेयर को उठा के एज इट इज इसके ऊपर रख दो। मतलब 3D में आप AA टाइप का अरेंजमेंट कर दो, आप AA टाइप का अरेंजमेंट कर दो। अभी आपको लग रहा है, हो सकता है लग रहा हो कि अरे यार ये तो केमिस्ट्री नहीं लग रही है, अरे है भी, इसका पूरा केमिस्ट्री बताएंगे, अभी आप देखते जाइए। AA टाइप का अरेंजमेंट आप कर दीजिए, तो क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है कि ये कुछ ऐसा होगा? देखो मैं बहुत अच्छे से ड्रॉ तो नहीं कर पा रहा हूं, बट इतना है कि आपको समझ में आ जाएगा कुछ ऐसा। आप एनसीईआरटी में इसके फिगर अच्छे से दिखेंगे, नहीं तो आजकल तो यूट्यूब में आप देखोगे तो अच्छे अच्छे एनिमेटेड वीडियोस दिखा दिए जाते हैं। आई होप आपको ये चीज थोड़ी सी दिख रही होगी,
कुछ ऐसे आप 3 डायमेंशन में देख सकते हो। तो क्या नजर आ रहा है आपको कि ये एग्जैक्टली एक कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? पीछे वाले को देखो, आगे वाले को देखो, ये देखो, ये भी पीछे होगा, यहां भी पीछे होगा। कौन सा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है आपको? ये देखो, ऐसा देख रहे हो ये वाले पॉइंट को? यस, ये वाले पॉइंट को देख रहे हो आप? तो देखो, ये वाला और ये वाला दोनों कॉर्नर में और एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना? हाँ, टच कर रहे हैं। तो ये बना सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये बना सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। दिस इज सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है? कैसे बनता है सर? बहुत इजी है। 2D स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ट को, 2D वाला जो AA टाइप वाला था, AA टाइप इन 2D, उसको लेकर 3D में भी AA टाइप अरेंजमेंट कर दो, तब आपका एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगा। तब आपका एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहां पे आप ऐसे सोचो, आप ऐसे सोचो, ये देखो, अभी थोड़ा सा और अच्छे से देखना, ठीक है? 1 2 3 4 5 6। अब थोड़ा ऐसे देखो तो समझ आएगा। ये दिख रहा है, दिस इज लेयर 1। आप ऐसे सोचो, ये पहला लेयर है, ये पहला लेयर। आप ऐसे रख रहे हो, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे रख रहे हो आप, ठीक है? ऐसे 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 रखते जा रहे हो। तो अगर आप ऐसे रखते जा रहे हो, दिस इज लेयर 1 एंड दिस इज लेयर 2। बहुत सिंपली दिख रहा है, इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। तो अगर हम बोलें कि 2 लेयर्स के बीच में क्या सेपरेशन है यहां पे, तो क्या आंसर आएगा हमारा? सेपरेशन बिटवीन 2 लेयर्स। इट्स वेरी सिंपल, जल्दी से बता दो। सेपरेशन बिटवीन 2 लेयर्स, इट इज सिंपली ए। ठीक है, इट इज सिंपली ए बिकॉज दिस इज द लेयर। तो सर लेयर का डिस्टेंस कहां से सर नापे? अरे बेटा एग्जैक्टली बीच से नापो ना। देखो, ये लेयर यहां से, ये मिडिल ये, और ये लेयर यहां से, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस सिंपली ए है। एंड दिस इज ओनली द सेपरेशन बिटवीन 2 लेयर। बीच में कुछ भी नहीं है, बीच में यहां कुछ भी नहीं है। तो सेपरेशन बिटवीन 2 लेयर्स इज सिंपली ए। ठीक है सर, ये तो बढ़िया है सर, समझ में आ गया। ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर समझ आया। अब चलो देखो दूसरा, दूसरा देखते हैं, ठीक है? फ्रॉम 2D स्क्वायर पैक, स्क्वायर पैक कौन वाले? ये जो दूसरे बताए मैंने, नॉन टचिंग स्फीयर्स के साथ, नॉन टचिंग स्फीयर्स के साथ, ये वाले, इसके साथ थोड़ा ध्यान से देखना। नॉन टचिंग स्फीयर्स हमने लिए। अब आपको क्या करना है, इन 3D आपको इसका ए बी टाइप अरेंजमेंट करके इमेजिन करना है। टाइप अरेंजमेंट करके आपको इमेजिन करना है। आप इमेजिन करिए इसको। क्या आपको नजर आ रहा है कुछ? ये आपका 2D का लेयर है। देखो, ये पहला लेयर है, दिस इज द फर्स्ट लेयर। अभी मैं आपको ऐसे सामने से दिखा रहा हूं, ठीक है ना? अभी सामने से हम देख रहे हैं, ऐसे ऐसे, फिर इसके ऊपर रख रहे हैं अपन दूसरा लेयर। ये स्क्रीन है और स्क्रीन के ऐसा ऊपर रख रहे हैं दूसरा लेयर, ठीक है? ऐसे स्क्रीन के ऊपर आपकी तरफ आ रहा है। तो देखिए, दूसरा लेयर हम यहां रख रहे हैं, लेकिन ये अगर ये पूरा लेयर ए है, तो दूसरा जो लेयर रख रहे हैं वो बी रख रहे हैं। तो बी मतलब यहां देखो, ऐसे डिप्रेशन है। ये भी वही 2D में देखो तो ये भी वही है, नॉन टचिंग स्फीयर्स दिख रहा है। देखो 2D में वही है, ये येलो वाले जो 2D में वही है। और अब तीसरा लेयर मैं रख रहा हूं, तीसरा लेयर मैं रख रहा हूं, मैं उसको ग्रीन से शो कर रहा हूं। तीसरा लेयर फिर से आपने, ये ए हुआ, फिर दूसरा बी रखा, तीसरा फिर से ए रखो।
तो तीसरा फिर से ए रखो इसके एग्जैक्टली ऊपर, एग्जैक्टली ऊपर। ये देखो ग्रीन वाले को थोड़ा फील करो, थोड़ा फील करो। क्या अभी आपको ये नजर आ रहा है कुछ? ये कुछ नजर आया क्या? यस, यस, ठीक है। ये देखो, आप यहां देखो तो ये आया भाई बीसीसी स्ट्रक्चर, ये आया है बीसीसी स्ट्रक्चर। तीनों लेयर समझ आए? वेरी गुड, ठीक है। तो ये हुआ ए बी टाइप, तो ये हुआ ए बी टाइप स्ट्रक्चर, ए बी टाइप स्ट्रक्चर। 3D में ये बना बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अभी हाँ लेयर बता रहा हूं, अभी लेयर बता रहा हूं, अभी खत्म नहीं किया हूं, अभी रुको, एक एक बारीकी बताएंगे। और जो भी चीज बताएंगे उसके बाहर से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इतनी गारंटी है। सब कुछ आपको इसी के अंदर से देखने को मिलेगा एग्जाम में। देखो फर्स्ट और सेकंड काइंड से कुछ नहीं बनेगा, नहीं बनेगा फर्स्ट और सेकंड काइंड से। मतलब फर्स्ट और सेकंड को रखोगे तो कोई पॉसिबल बॉडी, मतलब कोई पॉसिबल क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं आएगा उससे। सिर्फ यही तीन है। अभी एफसीसी एचसीपी बनाएंगे, उसको देखेंगे। तो देखो ये अब लेयर वाइज देखो, अब हम ना एक के ऊपर एक रख के देख रहे हैं ना, तो अब और अच्छे से दिखेगा आपको। देखिए देखो, ये वाला फर्स्ट लेयर है, दिख गया? ये फर्स्ट लेयर है। अब ऐसे रख रहे हैं ना भाई, ऐसे एक के ऊपर एक, ऐसे एक के ऊपर एक। और ये वाला जो पार्टिकल है ये सेकंड लेयर का है, सिर्फ एक ही पार्टिकल दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि बाकी पार्टिकल्स दूसरे यूनिट सेल में। कोई टेंशन वाली बात थोड़ी ना, दूसरे यूनिट सेल में यहाँ है, ठीक है। आप किसी को भी पहला लेयर चूज कर सकते हो, वो मैंने बता दिया। यूनिट सेल आपकी चॉइस है, आप जहां से बनाना चालू करो लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी। ये ऐसा, तो ये सेकंड लेयर का एक ही पार्टिकल हमारे इस यूनिट सेल में फंसा है, और ये थर्ड लेयर है, ये थर्ड लेयर है। तो ये बताओ मुझे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन टू लेयर्स, ये समझ में आ गया ना? देखो ये वाला जो है ये तुम्हारा नॉन टचिंग स्फीयर, दीज टू आर नॉट टचिंग ईच अदर, तो नॉन टचिंग स्फीयर। इसी चीज को ऊपर से देख रहे हो, सामने से देख रहे हो, और ऐसे कल के पलटा दिया आपने, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो यहां भी सर बहुत इजी है सर, सेपरेशन बिटवीन टू लेयर्स क्या आ रही है? सेपरेशन बिटवीन टू लेयर्स, सर ये तो आसान है। देखो सर, ये पोर्शन ऐसा है और ये तो यहाँ है, तो सर ये यहां से यहां तक तो सर a/2 ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दिस इज a/2 ओनली, this is a/2 and this is the separation. So separation between two layers is simply a/2. This is a/2, and what was the relation between a and r? तो a और r के बीच में रिलेशन जो था वो था a is equals to 4r/√3। तो जब आप इसी को r के टर्म्स में लिखोगे तो you will get 2r/√3। अब यहां पे एक पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि आप अगर देखो ध्यान से तो ये जो 2r/√3 है ये 2r से छोटा है, क्योंकि हमको क्या लगता है एक बार में देखकर कि यार ये इसको टच कर रहा है इस लेयर को, ये वाला जो एटम है या ये वाला जो पार्टिकल है वो इस लेयर को टच कर रहा है कहीं ना कहीं, तो ऐसा लगता है ये 2r हो जाएगा डिस्टेंस। लेकिन आप समझिए ये 2r नहीं होगा, क्योंकि इन चारों को आप देख रहे हो
और इन चारों के बीच में जो थोड़ा सा डिप्रेशन आएगा ना, उसमें ये घुस रहा है। वो थोड़ा सा जो डिप्रेशन आएगा, आप 4 बॉल्स को इमेजिन करो बेटा इस तरह से, ऐसे कुछ 4 बॉल्स को आप इमेजिन करो, दे आर नॉट टचिंग ईच अदर, आपको ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 बॉल्स को आप इमेजिन करो, और ये जो पांचवा, ये जो सेकंड लेयर वाला इसमें गया है ना, तो वो उसका थोड़ा सा पार्ट इसके डिप्रेशन के अंदर एंटर कर चुका है, इसके डिप्रेशन के अंदर घुस चुका है, समथिंग लाइक दिस। ये ऐसा है, तो ये जो रखा हुआ है ना, वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुस के रखा हुआ है इसमें, उसके डिप्रेशन में घुस गया है, इसीलिए ये एग्जैक्टली 2R नहीं आ रहा है, ये लेस देन 2R आ रहा है, ये लेस देन 2R आ रहा है। क्लियर है आई गेस ये बात भी? Okay, so this is the separation between two layers and it is less than 2R. This is the point to be remembered. वो उसके डिप्रेशन में घुसा हुआ है, उसके डिप्रेशन में घुसा हुआ है। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमने देखा ही था, 8 था। तो 4 at the upper layer and 4 at the bottom layer. सेम लेयर में कोई भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। मजे की बात, ध्यान रखें इस पॉइंट को भी। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आया था, सेम लेयर में टच हो ही नहीं रहा है, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर और 4 नीचे। आप कोई भी पार्टिकल को पकड़ लो, सबकी अरेंजमेंट यही रहेगी, 4 ऊपर 4 नीचे, सेम लेयर में कोई एक दूसरे को नहीं छू रहे हैं। और वो बहुत क्लियरली यहां से भी समझ में आ रहा है। कैसे छू लेंगे यार, आप इसी 2D से बना रहे हो ना उस 3D को, तो जब आप 3D बनाओगे तो इनको आप चेंज थोड़ी ना कर रहे हो, तो ये क्लियरली दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो यस, 4 ऊपर 4 नीचे, सेम लेयर में, सेम लेयर में नो नियरेस्ट नेबर्स, नो नियरेस्ट नेबर्स when I talk about 3D structure obviously। अब चलो 2D हेक्सागोनल का यूज करेंगे भाई। अब 2D हेक्सागोनल का यूज करेंगे, ठीक है। सो 2D हेक्सागोनल, तो 3D लैटिस फ्रॉम 2D हेक्सागोनल। सर अरमानी की टी शर्ट, अबे तुम यहाँ पढ़ाई में फोकस करो, अरमानी की टी शर्ट में फोकस कर रहे हो तुम, पागल आदमी। चलो देखो इधर, फ्रॉम 3D लैटिस, ठीक है, 3D लैटिस फ्रॉम 2D हेक्सागोनल। चलो 2D हेक्सागोनल को देखो और उससे 3D लैटिस बनाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा फोकस ध्यान से ना बेटा, कुछ भी इधर उधर की बात कर लो, मेरा फोकस तुम लोग ना इधर से उधर नहीं करोगे, मेरे को बात में अपने इन्वॉल्व तुम नहीं कर पाओगे। चलो देखो, तो अब यहाँ पे करेंगे फ्रॉम, फ्रॉम, एक साला थोड़ा सा तो कंफ्यूज करी, घुमा ही दिया ना भाई, कहाँ थे यार अपन, हाँ, फ्रॉम 2D हेक्सागोनल। तो देखो इसमें क्या करेंगे भाई, पहले सेकंड लेयर को रखेंगे, पहले सेकंड लेयर को रखेंगे फर्स्ट लेयर पे, ठीक है। फिर देखते हैं क्या घटना घटती है। प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर। सो देखते हैं क्या होता है। तो आप खुद ही समझो बेटा इसको, और सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर पे रखना है ए बी टाइप में, ए बी फैशन में रखना है, ठीक है। ए बी फैशन में रखना है आपको सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर पे।
तो देखो ऐसा, ये आप हेक्सागोनल सोचो, बड़े ध्यान से देखना बेटा, नहीं तो ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जो वॉइड्स वॉइड्स बनते हैं ना, वहां बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं पहली बार में। लेकिन चलो आपके पास रिकॉर्डिंग है तो आप बार बार एक दो बार और देख सकते हो, और उसके बाद फिर कोशिश करना इमेजिन करने की। और बहुत ज्यादा हो तो आप एक कोई यूट्यूब वीडियो देख लेना जहाँ पे एनिमेशन में वो आपको दिखा देते हैं, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं एनिमेशन वगैरह नहीं चलाऊंगा, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि इससे भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अब बेटा सेकंड लेयर रख रहे हैं, ये देखो फर्स्ट लेयर है, ये दिस इज द फर्स्ट लेयर, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लेयर। और अब मैं जस्ट इसी के ऊपर रखने वाला हूं सेकंड लेयर, इसी चीज का ए बी फैशन में। तो देखो मैं कुछ इस तरह से रख रहा हूं, कुछ इस तरह से रख रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे बन रहा होगा तो कोई टेंशन नहीं है, आप देखो ध्यान से, कुछ इस तरह से मैं रख रहा हूं, इसी तरह से रखा जा सकता है। ये देखो, दोनों लेयर को अलग अलग देखना, ठीक है, कुछ इस तरह से हमने रखा। अब आप देखो क्या हुआ आफ्टर दिस, क्या हुआ, इसको रखने से क्या कोई लैटिस बन गया? अभी कोई 3D लैटिस नहीं बनी, अभी कोई 3D लैटिस नहीं बनी। अभी क्या हुआ है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, जल्दी बताओ, कुछ कॉन्सिक्वेंस समझ में आ रहा है? इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ, सेकेंड लेयर को रखने का क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ इसका? तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ है कि दो तरह की वॉइड्स जनरेट हुई। आप देखो ये येलो कलर से एक वॉइड आपको दिख रहा होगा, ये येलो कलर से आपको एक टाइप का वॉइड दिख रहा है, और फिर इधर एक मैं आपको ये एक्वा कलर से ही दिखा रहा हूं, चलो वो सेम कलर हो जाएगा, थोड़ा मैं आप ब्राउन कलर से दिखा रहा हूं। एक वॉइड आप इधर देखो, ये वाले को, ये वाले को देखो ब्राउन कलर से। क्या आपको ये दो तरह की वॉइड्स नजर आई? यस, ये देखो यहां पे फिर से ये येलो वाली, और फिर से देखो बेटा ये इधर ब्राउन वाली। यस, ये देखो ये फिर से इधर येलो वाली, और इधर फिर से, ये बिल्कुल ऐसे पैटर्न में बन रही है। ओके, तो कॉन्जिक्वेंस ये हुआ इसका कि टू काइंड्स ऑफ, टू टाइप्स ऑफ, टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स आर जनरेटेड, आर जनरेटेड। तो कॉन्जिक्वेंस यही हुआ। अब ये जो दो तरह की वॉइड्स है, इनको बहुत गहराई से पढ़ना जरूरी है, नहीं तो अपन आयनिक लैटिस में बड़े फंसे फंसे रहेंगे, हमको समझ में नहीं आएगा ढंग से। तो क्या है ये दो तरह की वॉइड्स जो जनरेट हुई हैं? ये पहला है टेट्राहेड्रल वॉइड, दिस इज काइंड ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको इमेजिन करना भी बहुत जरूरी है, अभी इमेजिन करना सीखेंगे इसको, ठीक है। दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो टेट्राहेड्रल वॉइड आप कुछ इस तरह से सोचो बेटा, ये तीन रेड वाले लेयर्स को आप देख रहे हो, ये तीन रेड वाले लेयर्स को, चलो रेड था तो मैं रेड से ही बनाता हूं, ये तीन रेड वाले को देखो, ये कुछ ऐसे। और अब आप क्या कर रहे हो, जस्ट इसी के ऊपर, इसी के ऊपर आपने यहां से ऐसा एक बॉल रख दिया, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कैसे रखा। अब मुझे बताओ, आप ये बताओ कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है क्या ये हमको अभी अभी दिखेगी ऐसे, हम ऐसे सामने से देख रहे होंगे तो दिखेगी क्या? बताओ, सामने से देख रहे होंगे तो दिखेगी क्या ऐसे, हाँ या ना बताओ? नहीं दिखेगी, है ना, तो समझिए नहीं दिखेगी। अब इमेजिन करो, मैं ऐसे इसी स्ट्रक्चर को जो मैंने बनाया है उसको मैं ऐसे उठा के आपको दिखा रहा हूं, तो क्या आपको दिखेगी वो? ऐसे मैं उठा के ऐसे दिखा रहा हूं आपको, तब क्या आपको दिखेगी वो टेट्राहेड्रल वॉइड? जी हाँ, तब आपको वो दिखेगी, है ना, वो नीचे से दिखेगी आपको, क्योंकि मैंने इससे तो उसको कवर कर दिया है, इस येलो वाले से कवर कर दिया है। बट अगर इसका मैं बैक व्यू देखूं तो यहां मुझे एक वॉइड दिखेगी,
ठीक है, पीछे से मैं अगर इसका एक बैक व्यू देखूंगा तब मुझे वहां पे एक वॉइड नजर आएगी। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। फिलहाल इतना ही जानना है इसके बारे में। और अगर कुछ अच्छे से इमेजिन करना है तो आप ना एक नॉर्मल CH4 के मॉलिक्यूल को सोचो बेटा। CH4 का मॉलिक्यूल कौन नहीं जानता सर? कितना आसान होता है सर, CH4 का मॉलिक्यूल कौन नहीं जानता? तो आप ऐसे सोचो, दिस इज CH4 एंड इमेजिन दीज हाइड्रोजन एटम्स लाइक दिस। ये इमेजिन करो ऐसे। और ये जो C है ना, ये C, ये तुम्हारा टेट्राहेड्रल वॉइड है। क्या अभी और थोड़ी फीलिंग आई? ये जो C है ये तुम्हारा टेट्राहेड्रल वॉइड है। ओके, लुक, these three being on the same plane, these three being on the same plane, and this hydrogen is placed into the depression created by these three hydrogens, and that will be somewhere here only, carbon atom. So this carbon atom can be treated as a tetrahedral void in a normal CH4 structure. Now relate this with this one. I hope you guys can see tetrahedral void very clearly. दिख रहा होगा, ठीक है? आगे बढ़ो। ओके, ठीक है। अब देखो बेटा, अब बारी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। ये थोड़ा सा लगता है अजीब सा सर, ऑक्टाहेड्रल सर, ये वाला, ये देखो, अब इस पे फोकस करो, ब्राउन वाले पे। अब ये ब्राउन वाले पे फोकस करो। तो यहां मैं लिख रहा हूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको, अब मैं एकदम उसको काट के दिखाता हूं आपको, कुछ इस तरह का दिख रहा है ना, ये कुछ ऐसा। और फिर चलो, ये हमने रेड से बनाया था ना पहला वाला लेयर, ये पहला वाला लेयर जो कुछ ऐसा था, और दूसरा वाला लेयर ये जो ऐसी थी कुछ। ये बताओ, क्या ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना है, क्या अभी हमको ऐसे ऐसे हम देख रहे हैं तो दिखेगा? हमको दिखेगा ऐसे? गर्वित दिखेगा? देखो एक बार, दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। आपने कुछ कवर नहीं किया, यहां आपको ये दिखेगा, आपको ये दिख रहा होगा, ये दिखेगा, ठीक है? ये आगे से भी दिख रहा होगा, पीछे से भी दिख रहा होगा। ये फ्रंट व्यू में भी विजिबल है, फ्रंट व्यू में देखो, फ्रंट व्यू में भी विजिबल है ये, और ये बैक व्यू में भी विजिबल है। देखो, इसमें कुछ नहीं किया है बेटा, देखो कैसे बोल रहे हो, देखो ये तुम्हारे पास ये 3 एटम थे। अब जो तुमने अगला जो 3 एटम रखा है वो इस तरह से रखा है ना, ये कुछ इस तरह से रखा है, ये ऐसे रखा, ये इधर से रखा, और ये ऐसे रखा। तो स्टिल ये वाला तो अंदर से आपको दिख ही रहा है ना, ये तो दिख ही रहा है। लेकिन सर ये सर ऑक्टाहेड्रल नहीं समझ आया सर, ऑक्टाहेड्रल तो सर अलग ही था सर। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स तो सर ऐसे होते थे सर, ऐसे होते थे सर, ऐसे होते थे ना ऑक्टाहेड्रल, XYZ। इसको ऑक्टाहेड्रल कैसे बोल रहे हैं सर? ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं इसको। तो अगर आप ना, इसमें तो सर 4 एटम सेम प्लेन में होने चाहिए, दिख रहा है, देखो ऐसे होना चाहिए, 4 एटम सेम प्लेन में होने चाहिए, और एक ऊपर से एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे से, कुछ ऐसा। तो यहां पे बन रहा होगा ऑक्टाहेड्रल। लेकिन यहां ऐसा है क्या? बताओ हाँ या ना, ये बताओ, यहां ऐसा है क्या? यस और नो, जस्ट से यस और नो। क्या ऐसा ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड है यहाँ पे? देखो कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं, क्योंकि एक बार में वो लगता है कि नहीं यार यहाँ ऐसा नहीं है।
बट यहां भी ऐसा ही है। थोड़ा सा इमेजिन करो, ऐसा प्लेन लो आप, ऐसा प्लेन लो, यहां पे ना ऐसे प्लेन को देखोगे आप, अगर यहां से एक ऐसा प्लेन बना रहे होगे ना, ऐसा, उसमें ये 4 बॉल्स आ रहे होंगे ऐसे वाले, और एक ऊपर से एक नीचे से, ऐसे 4 बॉल्स आ रहे हैं ऐसे प्लेन में। आप थोड़े से ना बॉल्स लेके कोशिश करोगे छोटे छोटे, खैर मॉडल मॉडल सबके पास तो होता नहीं है, अभी समझ में आ रहा होगा। देखो खुद ही सोचो, देखो यहाँ पे ये देखो, आप ये सोचो ये पीछे वाला है और ये आगे वाला, और ये 4 चीजें देखो ये सेम प्लेन में है। ये 4 चीजें जिनमें मैंने टिक किया, ये वाला एक्वा वाला, ये पीछे रेड वाला, और ये सामने एक्वा वाला, और ये, इसको अगर आप सोचो तो ये सेम प्लेन पर है, और ये कुछ ऐसा प्लेन होगा। ठीक है, क्लियर है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, क्लियर है। ये कुछ इस तरह से 4 ऐसे, और एक देखो यहां से, और ये एक यहां से, ये ऐसा, ये ऐसा, तो ये भी एक्चुअली ऐसा ही है। तो ये वाला जो बेटा पोर्शन है तुम्हारा, ये तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अभी हमें 2 तरह के सर वॉइड्स तो क्लियर हो गए। हाँ 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 ठीक है चिराग, वैसे ही ये 2 तरह के वॉइड्स तो क्लियर हो गए सर, ऑक्टाहेड्रल भी टेट्राहेड्रल भी। लेकिन क्या अभी लैटिस बना है? नहीं, अभी लैटिस तो नहीं बना है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ दूसरे लेयर को पहले लेयर पे रखा है। अब देखो, अब बनाएंगे लैटिस। तीसरा लेयर रखते ही लैटिस बन जाएगी। प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड। अब नाउ दिस कैन बी डन इन 2 ways. You guys tell me. अगर मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया, तो पहला तो ए था, दूसरा बी था, तीसरा क्या होगा? देखो पहला ए था ना, ये पहला ए था फर्स्ट लेयर, दूसरा जो था वो बी था, दूसरा बी था, तीसरा क्या होगा? अगर मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया, समझ आ रहा है आपको? टेट्राहेड्रल वॉइड, बेटा जैसे तुम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करोगे तो आप देखो, हाँ ऑब्वियसली सर मैं सामने से देखो, इस फिगर को देखो ध्यान से बेटा, समझना इस फिगर को देखो, मैं टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने की बात कर रहा हूं ना, तो आप ऐसे उठा के एक बॉल यहां नहीं रख पाओगे। अभी आप यहां उठा के एक बॉल नहीं रख पाओगे, क्योंकि ये यहां से आपको टेट्राहेड्रल वॉइड नजर ही नहीं आ रही है, यहां से टेट्राहेड्रल वॉइड नजर ही नहीं आ रही है, तो उसको पीछे से रखना पड़ेगा। लेकिन देखो जब आप इस टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करोगे, तो वो जो लेयर आपने पीछे रखी, क्या वो इस सामने वाली लेयर के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड करेगा? हाँ, एग्जैक्टली कोइंसाइड करेगा। समझ पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली कोइंसाइड करेगा। ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। अगर ये फर्स्ट लेयर, अगर ऊपर एक बॉल रख रहे हो, यहाँ पे देखो टेट्राहेड्रल, तो नीचे जब आप इसे कवर करोगे तो आप देख पा रहे हो। अभी मैं और अच्छे से क्लियर कट दिखाऊंगा, ठीक है? अभी मैं बस थ्योरेटिकली लिखा रहा हूं और थोड़ा सा बता रहा हूं। अभी मैं इसको एफसीसी वगैरह बना के दिखाऊंगा तो बेहतरीन तरीके से दिखेगा आपको। तो कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड जब मैं कर रहा हूं, तो मुझे ए बी अरेंजमेंट मिल रहा है, ऐसा अरेंजमेंट मिल रहा है। और जब मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करूंगा, तब कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तब देखो इसको कवर करो, सामने से ही कवर करो इसको, देखो क्या मिलेगा? ए मिलेगा, बी मिलेगा, कुछ मिलेगा सिमिलर? नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप ये रख रहे हो, अब आप देखो ग्रीन वाले को देखो, इट इज नॉट मैचिंग विथ रेड, नॉट विथ एक्वा, किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा है। इट इज टोटली अ डिफरेंट लेयर कॉल्ड सी। सो इट इज ए बी सी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, और हम इसको कहते हैं FCC स्ट्रक्चर। सर कैसे मान ले?
अरे दिखाएंगे, परेशान मत हो, अभी पहले थ्योरेटिकली ध्यान रखो। ये मैंने बोला ना, एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अभी जब जो बोल रहे हैं आप मानिए, फिर आपको दिखा के प्रूफ करेंगे। और ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा HCP स्ट्रक्चर। दिस इज HCP, दिस इज FCC। दिस इज HCP, दिस इज FCC। क्या चीज नहीं समझ आया अगर भी तो बताओ, क्या चीज नहीं समझ आया? कौन सा? कवरिंग ऑक्टाहेड्रल। देखो ना, ऑक्टाहेड्रल कवर कर रहे हो मतलब ये तुम्हें सामने से ये वॉइड दिख रहा है और तुम इसको कवर करते एक लेयर रख रहे हो। तो ये जो तुमने तीसरा लेयर रखा, ये ना तो पहले वाले लेयर की तरह है ना तो दूसरे वाले लेयर की तरह, ये एग्जैक्टली एक डिफरेंट लेयर है। इसलिए उसको एबीसी एबीसी अरेंजमेंट बोला जा रहा है। सर FCC कैसे हुआ, अगर आप ये पूछना चाह रहे हो तो अभी उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, वो अभी समझाएंगे FCC कैसे हुआ। HCP तो ब्रेवाइस लेटाइस में नहीं था। अरे अभी मैं बताऊंगा किस तरह से HCP है, थोड़ा सा वेट करो, मैं बता रहा हूँ वो किस तरह से HCP है। ठीक है, उसको लेके बड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, और उसको डिटेल में अलग से इस यूनिट सेल को भी पढ़ेंगे, आएंगे वो ब्रेवाइस से कैसे रिलेट होगा बता रहा हूँ, रुको। तो एक बात मुझे ये बताओ, एक बात ये बताओ कि क्या इसको ना CCP भी बोलते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड CCP। बताओ मुझे, क्या दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी में कोई डिफरेंस होगा? पैकिंग एफिशिएंसी नहीं होगा, है ना, क्योंकि आप सेम लेयर्स को रख रहे हो। बहुत लोग ऐसा बता देते हैं, सोच लेते हैं पढ़ते समय कि अरे यार ये तो जब इसकी दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो वो दोनों सेम आ जाएगा, तो लगेगा अरे यार ये तो कोइंसिडेंस है। अरे कोइंसिडेंस नहीं है, यहीं से आप नॉर्मली सोचिए। तो आपने उसी तरह से पैकिंग एफिशिएंसी को कहीं डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है, तो वो अभी डिराइव भी करेंगे, परेशान मत हो। और ये भी बताएंगे कि HCP कैसा HCP है, ठीक है, कैसा HCP है ये भी बताएंगे। सो दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी सेम आती है, पैकिंग एफिशिएंसी सेम आती है, एंड दैट टू 74% के अप्रॉक्स। और इसीलिए इन दोनों को क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज्ड पैक्ड 3D स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लोज्ड पैक्ड, ये हेक्सागोनल शेप का आएगा, ये हेक्सागोनल शेप का आएगा और ये क्यूबिक आएगा। Therefore this is cubic closed packed and this is hexagonal closed packed। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम इसको इलैबोरेट करेंगे डिटेल में, थोड़ा सा इन दोनों को डिटेल में इलैबोरेट करेंगे और अच्छे से दोनों के वॉइड्स वगैरह सब कुछ आप अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है। और NCERT आप लोग, फिर से मैं बोल रहा हूँ एक बार अच्छे से ब्लॉक वाले पोर्शन को पढ़ के रखिएगा, मजा आएगा उसमें, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा करते वक्त। ठीक है, चलो ठीक है।